हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्विटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है जो कि अनअकैडमी ने दी है। अनअकैडमी ने अपना लर्निंग फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया है। इसमें आपको 45+ डे का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसके प्राइस 300 है। ये उन सभी के लिए है जो 8 से 12th क्लास के बीच में है, जो IIT की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो NET की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले चीज़, इसमें कॉस्ट सबसे कम है आपके, ठीक है, 300 कॉस्ट है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं जो कि आपको कॉलेज ट्यूटर 10 है, तो इसमें आपको प्लस 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इज़न्ट इट गुड? इसमें आपको चीज़ मिलती है कि क्या क्या मिलेगा, आप क्यों इसको लें, रीज़न क्या है। सबसे पहली चीज़, सारे टेस्ट सीरीज़ आपके अनब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। आपको सारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 45 डेज़ के लिए। आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, आपकी लाइव क्लासेस होगी विद टॉप एजुकेटर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे काउंसलिंग मिलेगी, 24/7 डाउट सेशंस है। आपको और क्या चाहिए, आप मुझे बस ये बताओ। कुछ नहीं चाहिए। सो क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है इनकी वेबसाइट पर, लिंक हमने आपको दे दिया है नीचे, तो आप उससे भी यहाँ पे जा सकते हैं। प्लस अगर आप हमारा कॉलेज ट्यूटर कोड यूज़ करते हैं सो उनको लगेगा कि हाँ भाई इन्होंने भी अच्छी खासी मार्केटिंग करी है, सो थोड़ा बेनिफिट हमें भी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिए अपनी असली वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में जो बच्चे कुछ एक्ट हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। एंड देन जो आपको रिवाइज करना चाहिए इस टाइम पे और जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं वो रिव्यू करेंगे एक बार, ठीक है। तो सबसे पहला एक्ट है आपका ग्रेचुटी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। सबसे पहले ये आपका होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है और इसके अंदर आपके 15 सेक्शन है, प्लस जो इफेक्टिवली आया था वो आपका 16 सितंबर 1972 में आया था, ठीक है। जैसे ना अब इसकी एप्लीकेबिलिटी देख लो, ये हर एक फैक्ट्री में एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये वहां पे भी एप्लीकेबल है, मतलब इसका जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि ऐसी शॉप जहां पे 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ 12 मंथ, मतलब कि 12 साल में अगर किसी ने एक भी दिन 10 या फिर 10 से ज्यादा लोगों ने मिलकर काम किया है, सो वो ग्रेचुटी एक्ट के अंडर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर एक बात और है, अगर उस प्लेस पे पहले 11 लोग काम करते थे और अब 9 लोग काम करते हैं, मतलब 10 से कम लोग हैं, वो जब भी वहां पे एप्लीकेबल होगा, दैट मींस एक्ट कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ द एम्प्लॉय फॉल बिलो 10, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है। सो इसका कुछ क्राइटेरिया हम पढ़ लेते हैं कि भाई इसमें सारे एम्प्लॉय एलिजिबल हैं। सर सारे एम्प्लॉय, हाँ जी सारे एम्प्लॉय इसमें आपके एलिजिबल हैं। अभी जो कंपनी या फिर जो इंडस्ट्री या फिर जो शॉप आपकी ग्रेचुटी एक्ट में आती है वो आपके जो एग्जांपल देके समझाते हैं कि भाई ये आपकी एक शॉप है, ठीक है, और ये आपकी एक शॉप है, यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉय हैं और ये शॉप आपकी ग्रेचुटी एक्ट के अंडर आती है, ये शॉप आपको ग्रेचुटी एक्ट के अंडर नहीं आती। सो इस शॉप के सारे एम्प्लॉय आपके ग्रेचुटी एक्ट के लिए, ग्रेचुटी के लिए एप्लीकेबल हैं और ये नहीं है। बात समझ में आ गई? यही आपके ऑल एम्प्लॉयज आर एप्लीकेबल, ठीक है। It does not include any such person who hold a post under the central government और state government। और दूसरी चीज इसमें ये है कि ये उन एम्प्लॉय को कवर नहीं करता जो किसी दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट के स्पेसिफिक एक्ट होते हैं, अगर कोई उस एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो ग्रेचुटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जानने की इसमें यह है कि भाई ग्रेचुटी हम देते कब हैं। सो वो रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ, टर्मिनेशन, ठीक है। अभी ग्रेचुटी इज पेबल ओनली आफ्टर एन एम्प्लॉय कंप्लीट 5 कॉन्टिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस। या आपकी कैसे तो कि आपको 5 साल सर्विस के देने जरूरी हैं, उसके बाद ही आप ग्रेचुटी ले पाओगे और वो 5 साल आपके कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, ठीक है, जब भी आप ग्रेचुटी लेने के लिए एप्लीकेबल हो। ये आपका वेंट टू पे ग्रेचुटी का यू कैन से एक छोटा सा प्रोविजन है, ठीक है। अभी जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो क्या है कि हम ग्रेचुटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स में बताया था कि एक ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर्ड है और एक ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं है। सो जो कवर्ड नहीं है उसके लिए क्या था, हाफ ऑफ, मतलब 15/30। वहीं जो कवर्ड था उसके लिए क्या था, 15/26 मल्टीप्लाई बेसिक प्लस DA
एंड देन कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन लोग, तो आपका ग्रेचुटी निकल आता है। लेट्स से कि मैंने आपको इसमें आपकी जो सैलरी है वो आपकी बेसिक सैलरी 2000 है एंड देन आपका डीएनएस अलाउंस कितना है 200 है। सो 15 अपॉन 26 मल्टीप्लाई 2200 मल्टीप्लाई 30, दैट इज अगर किसी ने 30 साल के अपनी सर्विस दी है 30 साल, सो ऐसे इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसमें एक और चीज जानने की जो कि मैंने अपनी इनकम टैक्स की वीडियो में बताई थी कि लास्ट ईयर ऑफ सर्विस इफ द एम्प्लॉय हैज कंप्लीटेड मोर देन 6 मंथ इट विल बी ट्रीटेड एज फुल ईयर। लेट्स से कि 4 ईयर है और आपका 7 मंथ है, सो इसमें ग्रेचुटी को जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको हम 5 साल मानेंगे। ठीक है, यही बात इसमें बोली है। इसके बाद जो आपकी पर डे वेजेस है वो इस में कैसे निकलती है, वो निकलती है आपके मंथली वेजेस अपॉन 26। इसमें हम 30 नहीं लेते, क्यों? क्योंकि आपके वो जो 4 डेज हैं संडे के वो आपके वर्किंग डेज नहीं होते। ठीक है, और आपके मैक्सिमम जो ग्रेचुटी एक्ट की लिमिट है वो आपका 10 लाख है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये था आपका छोटा सा ग्रेचुटी एक्ट। लास्ट चीज और जो इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रेचुटी को फॉरफिट कब करते हैं। एक बात जानो कि भाई आपने विलिंग फुट से किसी भी एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी डैमेज करी है, ठीक है, आपने अपनी मर्जी से गलती से आपने जो गलती करी है, जानबूझ की गलती करी है, उसकी वजह से जो एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी वो डैमेज हो गई है। ठीक है, लेट्स से कि आपको 45,000 आपको ग्रेचुटी मिलनी थी और जो एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है वो आपकी 10,000 की हुई है। सो इस केस में जो आपकी ग्रेचुटी फॉरफिट होगी वो आपकी कितनी होगी 45 माइनस 10,000। ठीक है, सो ये होता है आपका फॉरफिट ऑफ ग्रेचुटी का केस। मतलब द एम्प्लॉय, ये आपको पास्ट का क्वेश्चन भी है कि भैया हम फॉरफिट करते कब हैं। ठीक है, सो द ग्रेचुटी ऑफ एम्प्लॉय हुज सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड फॉर एनी एक्ट willful causing any damage or loss of property belonging to the employer shall be forfeited to the extent of the damage। मतलब जितना डैमेज हुआ है उतना ही आपको माइनस करके वो देगा, एक्स्ट्रा पैसे आपसे नहीं लेता वो। ठीक है, कौन नहीं लेता? एम्प्लॉयर नहीं लेता। यही आपको छोटा सा ग्रेचुटी एक्ट था और आपको इतना ही ध्यान में रखना है क्योंकि जो पास्ट के क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेसिक हैं कि व्हाट इज ग्रेचुटी। ग्रेचुटी आपको पता है कि एक एप्रिसिएशन की तरह होता है जब हम अपनी सर्विस किसी भी कंपनी को देते हैं, राइट, उसका मीनिंग पता है। देन एक क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट ऑन ग्रेचुटी एक्ट, तो जितना मैंने समझाया सब वहां पे चेप आओ, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे उसमें। ठीक है, अभी अपन लोग दूसरे एक्ट की तरफ पढ़ते हैं जो कि आपका है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। इस भाई एक्ट का मतलब क्या है कि सबसे पहले ईपीएफ इसमें मेन है। ठीक है, ये एक्ट कब आया था? 1952 में आया था। सेम चीज है ये कहां पे एप्लीकेबल है और देन ये कहां तक स्टैंड है, ये आपका होल इंडिया में भी है। ठीक है, और ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंडर मेन स्कीम क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इसकी मेन स्कीम है। ईपीएफ क्या होता है? ये एक तरीके का फंड होता है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों देते हैं। ठीक है, और इसके बेसिकली 12% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियर अलाउंस जो होते हैं वो ईपीएफ के अंडर आता है। लेट्स से कि मेरी 10 लाख मंथ साल की सैलरी है। ठीक है, तो 10 लाख का 12% इज 1,20,000 मेरी क्या हो जाएगी? पीए हो जाएगी पर ईयर की। ठीक है, और जो आपका लेटेस्ट परसेंट है वो आपका 8.5% है। ठीक है, सो अगर आप ये लिख दो तब भी गलत नहीं है, ये लिख दो तब भी गलत नहीं है, बस इसके नीचे लिख देना कि इट इज नॉट अपडेटेड और 8.5 आपका अपडेटेड है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी जो इसके अंदर मेन क्वेश्चन है वो है आपका ईपीएफओ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, जो प्रमोट करती है एम्प्लॉय को। क्यों प्रमोट करती है भाई? वो आपको जो सेविंग, जो आपको एम्प्लॉय को एक तरीके से अवेयरनेस देती है कि भाई वो फंड में सेव करें फॉर रिटायरमेंट। ठीक है, ये आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो प्रमोट करती है एम्प्लॉयज को। क्यों प्रमोट करती है? जिससे कि वो मनी सेव करें फॉर रिटायरमेंट। ठीक है, इसका नेक्स्ट है भैया गवर्न है किस, मतलब इसकी सुपीरियर अथॉरिटी किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पास इसकी अथॉरिटी है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं भाई इसका बेनिफिट क्या है या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सब चीज इसके सिमिलर है। ठीक है, बेनिफिट हेल्प इन सेव मनी, देन हेल्प एम्प्लॉय फाइनेंशियल ड्यूरिंग
इमरजेंसी, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, यही आपका स्कोप है, यही आपका बेनिफिट है। आप चाहे इस पे अपना बना बना के पॉइंट लिख सकते हो, कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन मेंटेनेंस लाइफ स्टाइल देन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। वैसे तो ये एक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने बस उसके हिसाब से आपको ये बताया है, ठीक है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, और बाकी कि भाई ईपीएफओ पिछली बार क्वेश्चन आया था ईपीएफओ के ऊपर, ठीक है। तो बस इसमें आपको यही करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। इस टाइम पे मैं ज्यादा नहीं करा पाऊंगा और ना ही आप कर पाओगे, सो लिमिटेड ही रखो। अभी जो मेन बात है कि भाई आपको रिवाइज क्या करना चाहिए इस टाइम, क्योंकि आप सारे एक्ट वापस नहीं पढ़ सकते, ठीक है। सो ये सब मैंने रिवाइज करने चाहिए, उसके बिहाफ पे भी हैं, प्लस इन्हीं के बिहाफ पे आपके पिछले 5 साल के पेपर आए थे। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। अभी करना है ये? हाँ जी करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद नहीं, शुरू करते हैं। यूनिट 1 में आपको क्या क्या रिवाइज करना है? सबसे पहले प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ के प्रोविजंस क्या हैं, वेलफेयर के क्या हैं, और सेफ्टी के क्या हैं। इन सब के अगर आपने 6 पॉइंट कर लिए बहुत हैं। अगर कोई इससे ज्यादा कर पा रहा है तो वेल एंड गुड। अगर 15 मार्क्स में आ गए कि व्हाट इज द प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ, सो आप हेल्थ को लिख दो सबसे पहले क्या है, देन उसके प्रोविजंस लिख दो, और देन एक स्टोरी बना के लिख दो, बहुत हो जाएगी। वरना इसके पॉइंट बहुत सिली से हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। 6 नहीं, आप इसमें 8 कम से कम याद कर लेना, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। देन लॉ का पेपर एक मात्र ऐसा पेपर है जहां पे आपको पेज भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो लॉ में लिखा है आप वही लिखोगे, आप उसके बाद बना बना के नहीं लिख सकते। जैसे व्हाट इज फैक्ट्री, आप फैक्ट्री में वही लिखोगे जो लॉ में लिखा है। 10 प्लस पावर 20 विदाउट पावर, राइट, वो आपकी फैक्ट्री है। प्लस उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वो आपकी फैक्ट्री हो जाएगी, फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग। वहीं जैसे मैंने आपको बताया था कि ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्री कुछ अलग होती है, सो वो आपको स्पेसिफाइड करना है। ज्यादा कंटेंट इसमें भरने की जरूरत नहीं है, पेज नहीं भर के आओगे तब भी चलेगा, बट इसमें कंटेंट आपका लॉ के हिसाब से होना चाहिए। अपने आप बना बना के मत लिखना। वो अगर आपकी इमरजेंसी है कि आपको कुछ नहीं आता, आप तभी बना बना के लिखें। उसके बाद इसमें आपको कुछ प्रोविजंस करने हैं रिगार्डिंग टू वर्कर, अडल्ट एंड वुमेन, और यंगर भी कर सकते हो। इसमें आपके प्रोविजंस ऑफ वेजेस प्लस वर्किंग आवर, ठीक है, वो आपको करने हैं इसमें। देन कुछ बेसिक डेफिनेशन, हु इज ऑक्यूपायर, राइट, देन व्हाट इज फैक्ट्री, व्हाट इज हजार्ड प्रोसेस, लाइक दैट आप कुछ बेसिक डेफिनेशन करनी है। देन यूनिट 2 में क्या करना है? सबसे पहले एम्प्लॉयर कब लायबल है पे करने के, एम्प्लॉयर कब लायबल नहीं है पे करने के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देन बेसिक डेफिनेशन, देन अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि भाई उसको कंपनसेशन कब देना पड़ेगा। एक में वो जॉब कर रहा है जब उसकी डेथ हो रही है, फिर उसका एक्सीडेंट हो रहा है। दूसरा वो बाहर गया है बट जॉब के रिगार्डिंग, जॉब के लिए, तब उसका एक्सीडेंट हो रहा है तो वहां पे उसको भी कंपनसेशन मिलेगा। दूसरा नोशन थ्योरी एक बार कर लेना, इस बार आने के चांसेस हैं। सो यूनिट 2 में अगर आपने इतना कर लिया बहुत है। इसके बाद आप ऊपर से पढ़ सकते हो कि अगर 1% आ जाए तो आप उसको करिए, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका यूनिट 3 में मैंने वेजेस मिनिमम वेजेस एक्ट हटा दिया है, ठीक है। बहुत छोटा सा एक्ट है, उसमें कुछ खास है भी नहीं, और चॉइस आपके पास इस बार बहुत है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आप कुछ नहीं करना, रिट्रीचमेंट, स्ट्राइक, ले ऑफ एंड लॉकआउट, इसके जो प्रोविजंस है वो कर लो। देन इसकी बेसिक डेफिनेशन कर लो, आईटी आपके लिए बहुत है, ठीक है। उसके बाद ईएसआई एक्ट के ऊपर आते हैं। देन अगेन बेसिक डेफिनेशन सबकी करनी है। बेसिक डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज स्ट्राइक, व्हाट इज लॉकडाउन, व्हाट इज रिट्रीचमेंट, पूछे जाते हैं और ये पूछे जा सकते हैं। देन प्रोविजंस रिगार्डिंग बेनिफिट, मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी बताया था कि बेनिफिट के रिगार्डिंग आपको डिटेल में पढ़ना है, ये पेपर में आता है। और ईएसआई में यही एक इंपॉर्टेंट मुझे लगा, ठीक है। दूसरा अगेन अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यह आपका 2 साल में क्वेश्चन आया था। पहले साल में आपका ये वाला आया था, देन क्या कहते हैं एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन या फिर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट वाला, और दूसरे साल में आपका ईएसआई एक्ट वाला आया था। तो प्लीज इसको एक बार करके जाना, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। यूनिट 5 से ग्रेचुटी, बेसिक डेफिनेशन अगेन, व्हाट इज ग्रेचुटी,
एंड देन शॉर्ट नोट ऑफ ग्रेचुइटी जो मैंने पढ़ाया उतना काफी है आपके लिए। देन पीएफ में अगेन बेसिक डेफिनेशन। ईपीएफओ क्या होता है मैंने आपको बता दिए। देन ऑब्जेक्टिव और स्कोप और शॉर्ट नोट जो मैंने बता दिया वो आपको शॉर्ट नोट ही है। इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल लॉ में कुछ नहीं करना है इस टाइम पे, इतना बहुत है। एंड एट द एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड बस वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डालें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।